नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कोमार प्रत्यय। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर हरीश कुमार सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कोमार प्रत्यय, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। तो डेफिनेशन ऑफ कोमार प्रत्यय के अंदर सबसे पहली बात हम करते हैं कि कोमार प्रत्यय क्या है। कोमार प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, कोमार प्लस प्रत्यय। कुमार शब्द की जब हम निष्पत्ति के लिए संहिताओं की तरफ देखते हैं, पुराने ग्रंथों के अंदर देखते हैं, शब्दकोशों की तरफ देखते हैं, तो वहां हमें तीन निरुक्तियां मिलती हैं, तीन व्युत्पत्तियां मिलती हैं। कु प्लस मार जो मोनियर विलियम्स संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश के अंदर देखने के लिए मिलती है, जिसका अर्थ यह बताया जाता है कि वह आयु, वह अवस्था जिसमें व्याधि था अथवा प्रमाद होकर बालक की मृत्यु होने की संभावना सर्वाधिक हो, तो वह अवस्था कुमार के नाम से जानी जाती है। दूसरी हम निरुक्ति देखते हैं अमरकोश के अंदर, जहां बताया गया है कुत्सित मारो असीति कुमारहा। कुत्सित मीन्स अनुपस्थित, मार मीन्स कामेक्षा, अर्थात जहां कामेक्षा अनुपस्थित हो, या हम क्या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जहां सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अनुपस्थित हो, उसको हम कुमार अवस्था के नाम से जानते हैं। तीसरी अवस्था हमें जो देखने के लिए मिलती है, कुमारिति कीड़ति कुमार कीड़ायाम, ये अमरकोश के अंदर निरुक्ति बताई गई है। इसके अनुसार कि कुमार किसको कहा जाता है, कुमार उसको कहा जाता है जिस वह अवस्था जिसमें बालक का मुख्य उद्देश्य केवल क्रीड़ा करना है, मीन्स खेलना है, वह अवस्था कुमार अवस्था के नाम से जानी जाती है। दूसरा शब्द इसमें आता है भृत्य। भृत्य जो शब्द है वो भंचवार्ण धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना, वहन करना, पोषण करना आदि। अगर हम दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो यह हमारे पास में एक सामान्य सी परिभाषा बन के आती है, जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की वह अवस्था जिसमें बालक का मुख्य उद्देश्य खेलना कूदना हो, जहां पर उसकी कामेक्षा अनुपस्थित हो और उसके रोगों का प्रतिकार जहां किया जा सकता है, वह कुमार भृत्य कहलाता है। आचार्यों ने इसकी परिभाषा के विषय में बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। आचार्य चक्रपाणी ने सर्वप्रथम बताया है कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम इति कुमार भृत्यम, अर्थात कुमार के भरण का अधिकार जिस तंत्र के पास है वह कुमार भृत्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इसी भी टीका करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कुमाराणाम तेषाम भृति धारणम पोषणश्च तस्य भृता इदम तंत्रम इति कौमार भृत्य तंत्रम, अर्थात कुमार भृत्य तंत्र किसको कहा जाता है, जिसमें भृति मीन्स भरण, धारण और पोषण का विधान हो, मीन्स जहां बालक के भरण करने की व्याख्या की गई हो, जहां उसके धारण करने की व्याख्या की गई हो, जहां बालक से संबंधित सभी एसेंशियल तत्वों का वर्णन किया गया हो, उसके पोषण की व्यवस्था की गई हो, उसको हम कुमार भृत्य के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे अच्छी डेफिनेशन समय जो देखने के लिए मिलती है वो मिलती सुश्रुत संहिता के अंदर, जो सूत्र स्थान प्रथम अध्याय के अंदर वर्णित है। यहाँ आचार्य ने कुमार भृत्य को 4 पार्ट में बांटा है। उन्होंने कहा है कुमार भरण, तो कुमार के भरण का अधिकार जहां हो, पहली बात उसको उन्होंने कुमार भृत्य के अंतर्गत लिया है। दूसरी बात कही है उन्होंने धात्री चीर दोष संशोधनार्थम, धात्री सुखम दुखम ही बालानाम धात्री संशय मूलम, बालक के सुख और दुख दोनों ही धात्री पर आश्रित है। अब सुख को हम कहते हैं आरोग्य और दुख को कहते हैं व्याधि, मीन्स धात्री के ऊपर सुख और दुख दोनों ही आधारित बताए गए हैं। धात्री किसे कहते हैं, धात्री जो होती है वह माता के अतिरिक्त एक अन्य ऐसी स्त्री जो बालक के लालन पालन पोषण के लिए नियुक्त की जाती है, उसे हम धात्री के नाम से जानते हैं। धात्री चीर दोष संशोधनार्थम, मीन्स अगर धात्री वातिक आहार का सेवन करती है तो उसके अंदर वात दोष की वृद्धि होगी, यदि वह पैतिक आहार का सेवन करती है तो पैतिक दोष की वृद्धि होगी, अगर वह कवच आहार का सेवन करती है तो कवच दोष की वृद्धि होगी, और यदि वह तीनों दोषों से युक्त आहार का सेवन करती है तो तीनों दोषों से युक्त आहार दोष की
वृद्धि धात्री के अंदर देखने के लिए मिलेगी। मीन्स जब हम देखते हैं कि धात्री के अंदर जो भी दोष विद्यमान है और जो भी दोष वृद्धि हुआ है, उसी के कारण जो इसके स्तन वाहिनियों के अंदर स्तन्य प्रेजेंट है, उसके अंदर भी वह दोष प्रचुर मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। मीन्स अगर हम धात्री ने वातल आहार विहार का सेवन किया है और वात की वृद्धि हुई है, तो उसके स्तनों में भी जो दोष देखने के लिए मिलेगा, वह स्तन्य जो होगा वह वात दोष से दूषित होगा। और जब ऐसे स्तन्य का पान बालक करता है या शिशु करता है, तो उसके अंदर भी वह दोष प्रकोपित हो जाता है और उसके अनुसार रोग उत्पन्न करता है। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जहां धात्री के छील दोष जो हैं, उनका संशोधन का विधान बताया गया है, वह अवस्था वह शास्त्र भी कुमार भत्ते के अंतर्गत आता है। तीसरी बात उन्होंने कही है, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानम, दूषित स्तन्य ग्रह समुत्थानम। बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो ग्रह के कारण उत्पन्न होते हैं। ग्रह के विषय में कहा गया है, ग्रह उपैतेन धातु गृह्णाति ग्रह, अर्थात जो किसी को ग्रहण करे, जो बंदी बना ले, उसको हम ग्रह के नाम से जाना जाता है या उसको हम ग्रह के नाम से जानते हैं। अब उसके कारण बहुत सारे जो हैं ग्रह के कारण स्तन्य भी दूषित होते हैं। जैसे हम बात करते हैं मधु और कटु रस के कारण, उसके कारण भी जो है वहां पूतना ग्रह दूषित, पूतना ग्रह की उत्पत्ति होती है और पूतना ग्रह के कारण जो है वह स्तन्य दूषित होता है। तो अगर उन ग्रहों से दूषित स्तन्य का भी जहाँ चिकित्सा का वर्णन मिलता है, वह भी कौमारभत्य कहलाता है। चौथी और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, व्याधि नाम उपशमनार्थम, यदि तदुपरांत भी सभी का समाधान करने के उपरांत भी यदि बालक के अंदर कोई रोग उत्पन्न हो गया है, तो उसके अंदर भी जो चिकित्सा की जाती है उसको भी हम कुमार भत्ते के अंतर्गत ही लेते हैं। अर्थात कुमार भत्ते एक बहुत बृहत शब्द के रूप में यहाँ पर उन्होंने वर्णित किया है। उनके अनुसार कुमार के भरण करने का अधिकार जहां पर हो, उसे कुमार भत्ते के नाम से जाना जाता है। जहां पर धात्री के छील दोषों का संशोधनार्थ की चिकित्सा का वर्णन हो, उसे हम कुमार भत्ते के नाम से जानते हैं। यहाँ दूषित स्तन्य जो कि ग्रह के कारण उत्पन्न हुए हैं, उनकी चिकित्सा का विधान हो, उसको हम कुमार भत्ते के नाम से जानते हैं। और जहां पर व्याधि के शमन की बात कही गई हो, जहां चिकित्सा की बात कही गई हो, उसे भी हम कुमार भत्ते के नाम से जानते हैं। आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के अंदर एक अन्य परिभाषा भी दी है, जहां उन्होंने 9 ग्रहों को बताया है। उन्होंने कहा है, नवग्रह आकृति विज्ञानम स्कंदस्य च निषेधनम अस्मात् शकुनश्च रेवत्याश्च पुनः पृथक् पूतनायास्त अंधाया शीत पूतना मंडिका नैगमिक चिकित्सा च ग्रह उत्पत्ति से योनि च कुमार तंत्र इच्छित शारीषु च कीर्तितम। अर्थात जिस वैद्य को, जिस को भी नवग्रह के आकृति का ज्ञान हो, उसे हम कौमारभत्त विशेषज्ञ की श्रेणी में रखते हैं। अब नवग्रह क्या है? नवग्रह के अंतर्गत स्कंद अपस्मा अर्थात स्कंद अपस्मार, शकुनि, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका, नैगमेश, इन सब ग्रहों की उत्पत्ति, उनके कारण उत्पन्न होने वाले बालकों में लक्षण और चिकित्सा का विधान जहां वर्णित है, उसे हम कौमारभत्य तंत्र कहते हैं। अब इनको जो जानने वाला है, उसे हम कौमारभत्य विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर डेफिनेशंस आचार्य हरित ने दी है हरित संहिता के अंदर प्रथम स्थान में। उन्होंने कहा है, गर्भोपक्रम विज्ञानम सूतिक प्रमस्ततः बालानाम रोग संशोधन क्रिया इति बाल चिकित्सकम। मीन्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, मीन्स गर्भोपक्रम मीन्स कंसेप्शन, जब शुक्र और शोणित दोनों मिलते हैं और गर्भ अस्तित्व में आता है, वह वहां से लेकर के और बालक के डिलीवरी होने तक का समय, वह सारा जो समय है वो गर्भोपक्रम विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उस अवस्था के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वह गर्भोपक्रम के नाम से जानी जाती हैं। वह सारा नॉलेज, वह सारा विज्ञान जो है वो गर्भोपक्रम विज्ञान के
अंतर्गत आता है। दूसरी बात उन्होंने कही सूतिका क्रमस्थ था। सूतिका के उपक्रम, सूतिका किसको कहा जाता है? सूतिका वह स्त्री होती है जिसकी डिलीवरी हो चुकी हो, अर्थात जिसका प्रसव हो चुका हो। उसके उस काल में जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उनके निराकरण की जहां व्यवस्था की गई हो वह भी बाल चिकित्सा के अंदर आती है। और तीसरी बात उन्होंने कही है बालाराम रोग शुनशुनी क्रिया, जहां बालकों के रोगों के शमन की बात कही गई हो वह बाल चिकित्सा के अंतर्गत कहा गया है। मीन्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन टू द डिलीवरी एंड आफ्टर द डिलीवरी इफ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज दैट शुड बी ट्रीटेड अंडर द बाल चिकित्सा। देन कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर कहा गया है आपन सत्वायाम कौमारभृत्यो गर्भमामणि प्रजनने च वियतेत, अर्थात जैसी गर्भ अपनी गति को प्राप्त होता है अर्थात अस्तित्व में आता है और उसके निर्हरण होने तक अर्थात उसके जनन होने तक एक कौमारभृत्य विशेषज्ञ की नियुक्ति कर देनी चाहिए ताकि वह उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर सके। कौमारभृत्य का महत्व। कौमारभृत्य अष्टानाम तंत्राणाम आद्य उच्यते आयुर्वेदस्य महतो देवानां हेप अनेनहि सर्वमित्रे चिकित्सति बालस्य हृदय औषध मन्यतः प्रमाण अन्य क्रमो अन्य च विशेष। आचार्य काश्यप ने विमान स्थान शिष्योपकरण अध्याय के अंदर कौमारभृत्य के महत्व का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि अष्टांग आयुर्वेद के अंदर कौमारभृत्य प्रधान ग्रंथ माना जाता है, मीन्स आद्य ग्रंथ माना जाता है। जिस प्रकार देवताओं में अग्निदेव मीन्स अग्निदेव प्रधान माने जाते हैं, उसी प्रकार अष्टांग आयुर्वेद के अंदर कौमारभृत्य को आद्य माना जाता है या प्रथम माना जाता है। कारण क्या है? अनेन ही संवर्ध मित्रे चिकित्सन्ति, मीन्स कौमारभृत्य विशेषज्ञ के द्वारा जिस बालक का लालन पालन पोषण और रोगों का प्रतिकार किया जाता है उसके ही बड़ा होने पर, उस बालक के ही बड़ा होने पर अन्य विधा के लोग, वह शल्य हो, शालक्य हो, काय चिकित्सा हो, भूत विद्या हो, रसायन तंत्र हो, जरा तंत्र हो, तो इनके जो चिकित्सक हैं उसकी ही चिकित्सा करते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है? उन्होंने कहा है बालस्य हृदय औषध मन्यते, बालक के लिए जो भी औषध दी जाए वह हृदय हो, रुचिकर हो, प्रमाण अन्य उपक्रमो अन्य च विशेष है। बालक के अंदर उस औषध का प्रमाण भी अन्य होता है, उसके अंदर उपक्रम भी अन्य होते हैं जो कि बाल्यावस्था के अनुसार ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे किस तरह से बालक और वयस्क के अंदर डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। वयस्कों एवं बालकों की चिकित्सा में मतभेद। बालकों की वृद्धि एवं विकास एक वयस्क की तुलना में बहुत भिन्न होती है क्योंकि बालक की शारीरिक क्रियाएं एवं रचना में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं जो उसके स्वास्थ्य के अनुकूल एवं उसके लिए आवश्यक होते हैं। बालकों में वयस्कों की तुलना में जन्मजात रोग, आनुवंशिक रोग एवं विकास संबंधी समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम भी एक हेरिडिटी डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, एडल्ट्स में देखने के लिए नहीं मिलता। कुछ कंजेनाइटल अनोमली जैसे खंडोष्ठ, तालु आदि बालकों में रोगों के लक्षणों पर विचार करते समय, औषध मात्रा का निर्धारण करते समय और व्याधियों का निदान करते समय चिकित्सक सदैव बालक की अपरिपक्व कार्यशीलता या फिजियोलॉजी को ध्यान में रखना चाहिए। आचार्य ने कहा भी है कि दो दूसरे मलाश्याम महतम व्याधि सत्य एव तैसे सर्वे बालानाम मात्रा त्वलमात्रा इति। उन्होंने कहा है दोष, दूष्य और मल बालकों के अंदर भी वही है जो वयस्कों के अंदर होते हैं, परंतु उसके अंदर क्या है, उनके दूषित होने की मात्रा कम होती है। अगर ऐसी अवस्था के अंदर हम बालक के अंदर समान औषध का प्रयोग करेंगे तो बालक के अंदर जो औषध हम देंगे वो औषध क्या करेगी? सर्वप्रथम तो रोगों को शमन करेगी, और रोगों को शमन करने के साथ साथ में क्या होगा कि वह बालक के बल का भी ह्रास करेगी और बालक की धातु को क्षीण कर देगी। तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि हमने उसके दोष, दूष्य और मल को नहीं ध्यान रखा और औषध की मात्रा का भी ध्यान नहीं रखा तो वह बालक का समूल नाश कर सकती है।
तो ऐसी अवस्था में हमें बालक के दोष दुष्य मल को देखते हुए व्याधि के अंदर जो भी व्रत है उसके अनुसार ही हमें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। बालकों और वयस्कों की चिकित्सा में एक अनदर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि बच्चा अपना स्वयं कोई निर्णय कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी संरक्षितता, गोपनीयता, न्यायिक दायित्वों और किस प्रकार का भी क्रियाकल्प करने से पहले उसके पेरेंट्स की सहमति लेना अत्यावश्यक होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको चीजों को समझा जा सकता है कि बालक की सभी बातें जो भी उसके क्लोज और नियरेस्ट और डियरेस्ट पेरेंट्स हैं वही बता पाते हैं। बाल रोग विशेषज्ञों को बालक की चिकित्सा करते समय न केवल उसके माता पिता अपितु कई बार संपूर्ण परिवार को भी समझाना पड़ता है। मीन्स द काउंसलिंग इज वेरी मैंडेटरी इन द फील्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स। यद्यपि किशोर अवस्था में आ जाने पर ये किशोर अपने स्वास्थ्य एवं अधिकारों के प्रति अत्यधिक सजग हो जाते हैं। तो these are the 5 points which has to be kept in mind during the treatment of any child and counseling of the parents before doing the treatment of a child. कोमारभित्ति in terms of modern, कोमारभित्ति को मॉडर्न में पीडियाट्रिक्स के नाम से जाना जाता है और पीडियाट्रिक्स 3 शब्दों से मिलकर बनाता है, पीडिया प्लस आइट्रिक प्लस एक्स। पीडिया is the pertaining to child and itric is means the treatment and X is the branch of science. If we together all the three words, then this is the branch of science that deal with the nutrition and the treatment of children affected with the disease. मीन्स जो आचार्यों ने डेफिनेशन दी है उसके बहुत क्लोजली रिजेंबल मिलती है मॉडर्न की डेफिनेशंस में। तो आचार्य द्वारा दी गई परिभाषा कोमारभित्ति की यूनिक और आज के समय में भी वह वैलिड परिभाषा मानी जा सकती है। अन्य परिभाषाएं हम जैसे जानते हैं, गर्भ क्या है? गर्भ शुक्र श्रोण जीव संयोगे तु खल्लु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवति। जैसे हमने बीएमएस प्रथम वर्ष में ही पढ़ा है कि चरक शारीरिक स्थान के अंदर गर्भ की संज्ञा दी गई। गर्भ किसको कहा गया है? शुक्र शोणित। जब शुक्र और शोणित दोनों का संयोग हो और उसके साथ में किसका संयोग हो? जीव, इस आत्मा का संयोग हो और उसको हम गर्भ की संज्ञा देते हैं। अर्थात जब स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं, मिलकर के जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं और उसके अंदर आत्मा संयोग का संयोग हो जाता है तो हम उसको गर्भ के नाम से जानते हैं। देन सेकंड आता है जात मात्रा। जात आचार्य इंदु ने कहा तत्काल एव जात मात्रा, कि जो तुरंत जन्म लिया हुआ बालक हो उसको हम जात मात्रा के नाम से जानते हैं। यह समय 3 से 5 दिन का होता है। देन बालक शब्द कल्पद्रुम के अंदर बालक को कहा गया है उन षोडश वर्षा नरो बालो निगत्यते स जातो बाल उच्यते। महाभारत के अंदर ये चीज कही गई है कि 5 वर्ष तक की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं और कुछ अन्य आचार्यों ने वहां पर भी 16 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के अंदर माना है। मीन्स जो बालक को कहा गया है 16 वर्ष तक के जो अवस्था है वह बाल्यावस्था के अंदर आती है और उसको हम बालक के नाम से जानते हैं। शब्द कल्पद्रुम के अंदर कौमार अवस्था भी वर्णित की गई है। कौमारम पंच दशांतम पोगंडम दशांतम कैशोरम च दशात यौवनश्च तत्परम। कुमार किसको कहा गया है? जो 5 वर्ष तक हो। और पोगंड किसको कहा गया है? जो 5 से 10 वर्ष की मध्य की अवधि को पोगंड अवस्था नाम दी है और उसके बाद की अवस्था को हमने किशोर नाम दिया है। किशोरम पश्च दशातम, 10 वर्ष के पश्चात 15 वर्ष तक की अवस्था किशोर अवस्था के नाम से जानी जाती है और यौवनश्च तत्परम, उसके पश्चात की अवस्था को हम यौवन अवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न के अंदर किस तरीके से जो डेफिनेशन हमें देखने के लिए मिलती हैं, बहुत भिन्न-भिन्न डेफिनेशन देखने के लिए मिलती हैं, उनको हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड की बेस पर हम बालक को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है टर्म, दूसरा प्री टर्म एंड तीसरा पोस्ट टर्म। टर्म बेबी क्या होता है? जिसका गेस्टेशन, जिस बालक का जन्म 37 से 41वें सप्ताह में हुआ हो। मीन्स जब बालक 37 से 41 सप्ताह का हो उस बीच में अगर उसका जन्म होता है तो वह बालक
टर्म चाइल्ड कहलाता है। प्रीटर्म अगर 37 सप्ताह से पूर्व गेस्टेशन एज का बालक जन्म ले, और यदि 42 वीक और गेस्टेशन एज के बाद बच्चे का जन्म होता है तो उसे हम पोस्ट टर्म के नाम से जानते हैं। देन 3 टर्म आती हैं, SFT, AFT एंड द LFT। चाहे वह टर्म बालक है, चाहे पोस्ट टर्म बालक है, चाहे वो प्री टर्म बालक है, उन तीनों के अंदर ही SFT, AFT और LFT देखने के लिए मिलते हैं। SFT क्या होता है? स्मॉल फॉर डेट और स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। मीन्स जो बालक की जो अवस्था है वह उस अवस्था के अंदर अन्य समान अवस्था में उत्पन्न हुए बालकों की तुलना में उसका जो वेट है वो कैसा है। क्या वह स्मॉल तो नहीं है, क्या वह जो है एप्रोप्रिएट तो नहीं है, क्या वह लार्ज फॉर डेट तो नहीं है। तो स्मॉल फॉर डेट और स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज इज डिफाइंड एज 2 standard deviation below the mean weight for gestational age or below the 10th percentile. Small for date or small gestational age is commonly seen in infants of mothers who have hypertension or preeclampsia or who smokes, and this condition has also been associated with torch infections, toxoplasmosis, other rubella infections, cytomegalovirus and herpes simplex virus is collectively known as torch virus, the torch infections. Chromosomal abnormalities and other congenital malformations is also responsible for the small for date or small for gestation age of the child. AFT, appropriate for the date or appropriate for the gestational age, child having birth weight between the 10 to 90 percentile of the corresponding age group child comes under AFT. LFT or large for date or large for gestation is defined as 2 standard deviation above the mean weight for gestation age or above the 19th percentile is LFT. तो LFT और LGA किसमें देखने के लिए मिलता है हमें? मेनली डायबिटिक मदर्स, जो अगर मदर हैं, जो लेडी है वह डायबिटिक हो जाए, इन्फेंट विद द बैगविथ सिंड्रोम, कॉन्स्टिट्यूशनली लार्ज इन्फेंट विद द लार्ज पेरेंट्स और इन्फेंट विद द हाइड्रोप्स फेटालिस, इन केसेस के अंदर हमें LFD बेबी देखने के लिए मिलता है। Then other definitions are such as fetal death. Fetal death is defined as a product of conceptions that after separation from the mother does not show any evidence of life, such as heart rate, pulse rate or respirations. अगर बेबी मदर से सेपरेट होने के बाद यह साइंस शो नहीं करता तो उसे हम फीटल डेथ के रूप में मानते हैं। Stillbirth, a fetal death at the age of gestational age of 20 week of more or weighing more than 500 grams is designated as stillbirth or stillborn. Then third one is the live birth, a product of the conceptions irrespective of the weight or the gestational age that after separation from the mother show any evidence of life such as breathing, heart rate or the pulsation of the umbilical cord or definite movement of the voluntary muscles comes under the live birth. Then on the basis of the birth weight of child, we can divide the baby into the 4 groups. First is the low birth weight baby, any neonate weighing less than 2500 grams at birth, irrespective of the gestational age, comes under the low birth weight baby. Very low birth weight baby, any neonate weighing less than 1500 grams at birth, irrespective of gestational age, comes under the VLBW or the very low birth weight baby. Extremely very low birth weight baby, any neonate weighing less than 1000 gram at birth, irrespective of the gestational age. Neonatal mortality rate is defined as death of the infant under the first 28 days of life per 1000 live birth is known as neonatal mortality rate. कोमारभत्य से रिलेटेड जो ग्रंथ है वह काश्यप संहिता के नाम से जाना जाता है। कोमारभत्य के पितामह आचार्य काश्यप को कहा जाता है। कोमारभत्य का के जो संहिता है दैट इज काश्यप संहिता, उसके मूल उपदेष्टा आचार्य काश्यप कहे गए हैं। तंत्रकर्ता व्रतजीवों को कहा गया है और प्रतिष्ठितकर्ता वात्स्य आचार्य को कहा जाता है। प्राचीनतम काश्यप संहिता
6वीं शताब्दी से पूर्व द्वितीय शताब्दी तक उसका समय माना जाता है। वृद्ध जीवक द्वारा प्रस्तुत 4th to 6th सेंचुरी के अंदर माना जाता है। वात्स्य ने इस जो प्रस्तुतिकरण किया वो 7वीं सदी है, जो कि इसका वास्तविक काल माना जाता है। वर्तमान संहिता का काल जो है वो 10 से 13वीं सदी माना जाता है। यह चौखंबा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। वर्तमान काश्यप संहिता जो है वो नेपाल के राजगुरु पंडित हेमराज शर्मा के पास, जो वहां पर पांडुलिपि उपलब्ध है नेपाल के पुस्तकालय में, जो कि ताड़पत्र पर लिखी गई है। उस ताड़पत्र का साइज है 21.5 टू द 2.25 के आधार पर प्रकाशित है। काश्यप संहिता की विषय वस्तु कल्पस्थान के अंतिम अध्याय के अंदर दर्शाई गई है, वर्णित की गई है। काश्यप संहिता में कुल स्थान जो हैं वह 9 हैं, जिसमें से 8 स्थान अन्य संहिताओं के समान है और 9वां स्थान खिलिस्तान के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर कुल यहाँ पे स्थान 9 बताए गए हैं। सूत्र स्थान के अंदर कुल अध्याय 30 होते हैं, निदान स्थान में 8 होते हैं, विमान स्थान में 8 होते हैं, शारीर स्थान में 8, इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30, सिद्धि और कल्प में 12-12 होते हैं। यहाँ 9वां स्थान खिलिस्तान अधिक बताया गया, जहां पर 80 अध्याय वर्णित किए गए हैं। कुल अध्याय जो है वो 200 हैं, लेकिन वर्तमान जो काश्यप संहिता है हमारे पास में आज उपलब्ध है, उसमें बहुत सारे अध्याय जो हैं वो खंडित हैं, या बहुत सारे स्थान जो हैं वो अल्प रूप में विकसित हैं, अल्प रूप में उपलब्ध है हमें, और इस पर अभी कार्य किया जा रहा है, जो कि भविष्य में आकर के इसको पूर्ण किया जा सके। जो भी आज के समय में उपलब्ध हैं, हम देख सकते हैं सूत्र स्थान के अंदर 11 अध्याय आज के समय में उपलब्ध हैं, जिसमें 4 संपूर्ण अध्याय हैं और 7 खंडित अध्याय हैं। निदान स्थान कंप्लीटली अनुपस्थित देखने के लिए मिलता है। विमान स्थान के अंदर 2 अध्याय देखने के लिए मिलते हैं, संपूर्ण अध्याय एक भी नहीं है, दोनों ही खंडित हैं। शारीर स्थान के अंदर 5 अध्याय देखने के लिए मिलते हैं, पांचों ही जो खंडित अध्याय हैं। इंद्रिय स्थान के अंदर एक ही संपूर्ण अध्याय है, जो कि पूर्ण रूप में प्रेजेंट है। चिकित्सा स्थान के अंदर 30 में से केवल 18 ही अध्याय में मिलते हैं और सभी के सभी खंडित हैं। सिद्धि स्थान के अंदर 12 में से 8 अध्याय में मिलते हैं, जो खंडित हैं। कल्प स्थान के अंदर 12 में से 9 अध्याय हमें देखने के लिए मिलते हैं वर्तमान काश्यप संहिता के अंदर, जिसमें 4 संपूर्ण अध्याय हैं और 5 खंडित अध्याय हैं। खिल स्थान में 80 में से 23 अध्याय देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 10 जो है संपूर्ण अध्याय हैं और 13 जो है खंडित अध्याय हैं। इस प्रकार कुल 200 अध्यायों में से 77 अध्याय हमें वर्तमान काश्यप संहिता में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 19 संपूर्ण अध्याय हैं और 57 खंडित अध्याय मिलते हैं। तो ये एक वस्तु स्थिति हमारे पास में आज के समय में उपलब्ध है, किस तरीके से काश्यप संहिता के अंदर जो इतनी बृहत काश्यप संहिता थी, उनमें से कितने अध्याय जो हमें वर्तमान में उपलब्ध है और कितने अध्याय वर्तमान में खंडित रूप में उपलब्ध हैं और कितने वर्तमान काश्यप संहिता के अंदर पूर्ण रूप में अध्याय वर्णित हैं। हम देखते हैं कि काश्यप संहिता के अंदर आयुर्वेद का जो वर्णन मिलता है वह विमान स्थान में मिलता है। विमान स्थान के अंदर आचार्य काश्यप ने जो बताया है, उनके अनुसार जो आयुर्वेद का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी को हुआ। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति जी को मिला, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को मिला और अश्विनी कुमार से इंद्र को मिला। यहाँ तक की जो बात है, ये 4 स्टेप्स जो हैं वो सभी संहिताओं में जो आयुर्वेद अवतरण के संदर्भ में कहे गए हैं वो सभी के अंदर समान कहे गए हैं। लेकिन अब यहाँ से जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि इंद्र से जो ज्ञान मिला वो वशिष्ठ, अत्रि, भृगु और काश्यप को मिला, और इन आचार्यों ने अपने अपनी संहिता का निर्माण किया। वशिष्ठ संहिता, अत्रि संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता। और काश्यप ने जो अपना उपदेश दिए वो किसको दिए? वो जीवक को दिए। जीवक ने उसको संकलन किया, और जो आज के समय वर्तमान काश्यप संहिता उपलब्ध है वह जीवक तंत्र के नाम से भी उसको कहा जाता है। जीवक के नाम पर उसका नामकरण नहीं है, परंतु जीवक तंत्र के नाम से भी उसको कहा जाता है। इसके बाद जीवक से वह वृद्धजीवक को मिली, और वृद्धजीवक के बाद यह संहिता अनायास यक्ष को मिली, और अनायास यक्ष से यह वात्स्य को प्राप्त हुई। काश्यप संहिता में काश्यप के लिए वृद्ध काश्यप, मारीच काश्यप, स्थविर, वृषकवर आदि शब्दों का प्रयोग हमें अक्सर देखने के लिए मिलता है। जब हम काश्यप संहिता का अध्ययन करेंगे तो काश्यप संहिता में जगह जगह पर देखेंगे, कहीं पर काश्यप का नाम लिखा हुआ है, कहीं वृद्ध काश्यप का प्रयोग होता है, कहीं मरीचि काश्यप का प्रयोग होता है, कहीं स्थविर का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर वृषकवर शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।
कौमारभृत्य से संबंधित जो ग्रंथ है जैसे प्रवर्तक तंत्र है, बंधक तंत्र है, हिरण्याक्ष तंत्र है, योग सुधा निधि है, बाल चिकित्सा अमृत है, तो ये कुछ जो इससे संबंधित ग्रंथ भी हम देख सकते हैं जिनके विषय में हम ज्यादा पढ़ सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारी बुक भी लिखी गई हैं जो इस स्लाइड के अंदर दर्शाई गई, कौन कौन से राइटर्स हैं, जैसे बाल कुमार तंत्र रावण के द्वारा लिखी गई है, बाल तंत्र कल्याण वैद्य के द्वारा लिखी गई, कुमार तंत्र जो है यामिनी भूषण के द्वारा 1920 में लिखी गई है, बाल वेद डॉक्टर बीबी आठवले के द्वारा 1977 में लिखी गई है, श्री रमानाथ द्विवेदी जी ने कुमार तंत्र समुच्चय लिखी, प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी ने चाइल्ड हेल्थ केयर इन आयुर्वेदा 1994 और आयुर्वेद कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी दोनों बुक की रचना की। अभिनव बाल स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान डॉक्टर टी.एन. मिश्र ने लिखी, डॉक्टर हरीश कुमार सिंघल ने जो है कुमारभृत्य मंजूषा लिखी है। इसके अतिरिक्त जो है बाल स्वास्थ्य परिचर्या भी इनके द्वारा रचित है। डॉक्टर दिनेश कुमार राय 2019 के अंदर उन्होंने कुमारभृत्य दीपिका दी। कुमारभृत्य दीपिका 2 पार्ट के अंदर उपलब्ध है, प्रथम और द्वितीय खंड। डॉक्टर लाल कृष्ण ने 2006 के अंदर आरोग्य रक्षा कल्पद्रुम नामक जो है किताब लिखी है। डॉक्टर श्रीधि आचार्य ने आचार्य टेक्स्ट बुक ऑफ कुमारभृत्य, यह भी 2 वॉल्यूम के अंदर उपलब्ध है, फर्स्ट एंड सेकंड, 2016 में यह जो है पब्लिश्ड है। प्रोफेसर बीएन सिंह, ही इज द head of the department and associate professor in the Department of Pediatrics in BHU. In 2015, he published the textbook of Bal Rog, that is a multifaceted Ayurvedic and modern pediatrics. This book is also written in the 2 volumes, first and the second, and a lot of books has been written on the Kumarabhitya, which is available in today's practice. So this is the summary कि कुछ जो बुक्स मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स वो है यहाँ पर दर्शाई हैं। तो थैंक यू एंड क्वेरीज आर इनवाइटेड। एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट हो रहा है कि सिंघल कुमारभृत्य लेक्चर्स जो है ये चैनल यूट्यूब के माध्यम से ये लेक्चर्स अब आपको पहुंच रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और इसमें जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कुमारभृत्य के ऊपर उपलब्ध लेक्चर्स आपको मिल सकें। धन्यवाद।